बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडिया के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है और इसका आगाज़ उन्होंने खुद किया था 2019 में। 2019 में 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीरियों के जो मखसूस कवानीन थे उनको ख़त्म किया और वहाँ पे एक गैर इंसानी किस्म का कर्फ्यू लगा दिया। पाकिस्तान ने उनको वार्न किया, दुनिया ने उनको मना किया, लेकिन वो बाज आए नहीं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनको खिताब दिया था कुछ चीज़ों का, और कुछ नई चीज़ें हैं जो दुनिया को आरएसएस आइडियोलॉजी और हिंदुत्व के बारे में बताई थी। उससे पहले दुनिया शायद इसको जानती नहीं थी या इनके ऊपर बात नहीं करती थी या कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था। लेकिन अब हुआ क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या और ये क्यों हुआ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत बड़ी, बहुत बड़े पैमाने पे आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी आलमी हिंदुत्व का खात्मा। ये कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने जो अखबारात अभी पढ़े हैं या जिन वेबसाइट से देखी है, ये 4-5 है, मैं आपको इनका हवाला दे देता हूँ। आप निकाल के इसको तफसील से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक फोरसाइट फॉर एशिया, साउथ एशिया जर्नल, द इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने हालांकि इसको नेगेटिव में लिखा है लेकिन फिर भी उनको रिपोर्ट तो करना पड़ा, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। भारत के बेशतर अखबारात को रिपोर्ट करने से भी मना कर दिया गया है। भारत के मीडिया को भी दबा दिया गया है कि यह खबर बाहर ना आए। ये वो खबर है जिसको भारतीय हर लिहाज से छुपाना चाह रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर दबाव डाल रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं, अपने ज़ाती मीडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा जकड़ लिया है कि यह खबर बाहर ना आए। लेकिन खबर तो खबर है, रुकती थोड़ी है। फिर ये छपी है फर्स्ट पोस्ट में और उसके बाद इनकी अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वहां पे भी ये छपी है। इसमें हुआ क्या, इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े दिमाग बहुत कम इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठे होकर हिंदुत्व के नज़रिए के ऊपर और भारत किस तरफ जा रहा है उसके ऊपर रोशनी डाली है। और भारत को इस पर कितनी परेशानी है वो इसी रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ दुनिया की 50 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फैकल्टीज़, यानी उनके वो फिलोसफर्स जो साउथ एशिया को और इंडिया को स्टडी करते हैं, ये उनकी राय है और वहाँ से ये चीज़ें जनरेट होती हैं। पॉलिटिकल लोग भी हैं इसमें, एनजीओज भी हैं इसमें, मीडिया भी है, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी भी हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर वो थिंक टैंक्स हैं जो साउथ एशिया को या इंडिया को स्टडी करते हैं और वो हिंदुत्व को एक बहुत बड़े खतरे के तौर पे देख रहे हैं। इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कार्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले ज़हीन तरीन और दुनिया के बेहतरीन दिमाग वो इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। इसीलिए इंडिया इसको छुपाना चाहता है, इस खबर को दबाना चाहता है। लेकिन हम शोर मचाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी सबके साथ शेयर करें और सबको बताएं कि इंडिया के बारे में छपा क्या है। ये 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस चली है जी, और इसमें जनूबी एशियन स्टडीज़ के जो मारूफ स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया से वो शामिल थे। इसका मकसद क्या था कि अक़लियतों को बचाया जाए। मुखालिफिन जो हिंदुत्व के हैं या जो पॉलिटिकल मुखालिफिन हैं या जो उनके सामने आते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट की सूरत में, उनको भी बचाया जाए और आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उस सोच से जो इंतहा पसंद हिंदुआना सोच है। वो सोच क्या है, इसके ऊपर ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है। यानी ये एक बेमिसाल कॉन्फ्रेंस थी और गेम चेंजर साबित होगी, ये उन्होंने दावा किया है। इस कॉन्फ्रेंस के जितने मुंतज़मीन थे उन सब ने यह दावा किया है कि यह कॉन्फ्रेंस गेम चेंजर साबित होगी भारत के लिए। और भारत अब तक जो इम्यूनिटी ले रहा था, पूरी दुनिया के अंदर भारत को पूछने वाला कोई नहीं था, वो सिलसिला वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आवाज़ है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ है और बहुत बड़ा थिंक टैंक है। वो कहते क्या है, पहले आप वो सुने, फिर आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें सबसे पहले किसने कही थी। इसमें हिंदुस्तानी समाज और सियासत पर अवामी तबसरा निगारों को इकट्ठा करना था, इसका मकसद ये था। दूसरा मकसद था कि अक़लियतों को और मुखालिफिन को और आम लोगों के हकूक़ को बचाना जिन पर हिंदुत्व के हामी हमला करते हैं। कॉन्फ्रेंस ने इस नज़रिए को फ़रोग़ दिया कि यूनिवर्सिटियों को तालीमी आज़ादी के उसूल को फ़रोग़ देने और उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है।
हिंदुत्व से वाबस्ता अफराद की तरफ से डराने धमकाने की बड़े पैमाने पर मुहिम की कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हुआ यह है कि जब यह कॉन्फ्रेंस हो रही थी या इसका इनेकाद हो रहा था, इसकी तैयारियां हो रही थी, तो उस वक्त इंडियंस ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था और जो हिंदुत्व या आरएसएस के मानने वाले हैं उन्होंने बहुत धमकाया था उन लोगों को कि इस कॉन्फ्रेंस में मत जाना। कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ 50 टॉप यूनिवर्सिटियों की भरपूर हमायत हासिल थी, बल्कि कॉन्फ्रेंस में 900 से जायद माहिरीन तालीम ने हिस्सा लिया। ज़्यादातर पैनलिस्ट हिंदुस्तानी माहिरीन तालीम थे जो मगरबी ममालिक में टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं और बतौर थिंक टैंक काम भी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं, लिहाजा उन्होंने गुमराम रहने का फैसला किया है। आरएसएस के गुंडे मुसलसल मुंतज़मीन को हरासा कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि आपको भी जान से मार देंगे, आपके अहले खाना को भी जान से मार देंगे, इन कोशिशों से दूर रहो। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो हो गई, वो कामयाब भी रही। इन लोगों ने दबने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जो लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, अब इंडिया में उनके अहले खाना महफूज नहीं है, उनके घरों के ऊपर जो है वो किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वो लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात बहुत दिल खोल कर कही है। वो क्या कहते रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन माहिरीन तालीम को यह भी शिकायत की गई उस कॉन्फ्रेंस में, मोदी सरकार की सरपरस्ती में धमकियां मिली हैं। यानी कुछ सरकारी लोग हैं वो भी मना करते रहे हैं कि किसी सूरत भी ये कॉन्फ्रेंस ना करना। यह हैरान कुन है कि भारत जो कि एक जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, उसे अपने शहरियों की तालीमी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की परवाह नहीं है। यह भी इस कॉन्फ्रेंस का जो एक पूरा बाद में पेपर आया है, जो आउटकम आया, उसमें यह लिखा हुआ है। मैं वहां से आपको पढ़ के सुना रहा हूं, अपने से नहीं बता रहा कुछ भी। धमकियों, तशद्दुद और मनफी प्रोपेगेंडा की एक बड़ी मुहिम के बावजूद कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक्कद हुई। धमकियां अब तक मौसूल हो रही हैं। सवाल यह है कि हिंदुत्व है क्या? ये वो सवालात हैं जो वहां पे उठाए गए हैं और इसकी तारीख क्या है। हिंदुत्व की इस्तिलाह 19वीं सदी में सबसे पहले आई थी। इसकी दास्तान ब्राह्मणिज्म में गहरी जड़ें रखती है। यानी जो ब्राह्मण है ना, हिंदुओं की बहुत सारी जातें हैं, उनमें जो सबसे तगड़ी और बड़ी जात है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो हिंदू है जो इबादत के काम करता है। यानी मंदिर इसके पास होता है, मंदिर की चाबियां इसके पास होती हैं, मंदिरों के खजानों की चाबियां इसके पास होती हैं, मंदिरों का चंदा इनके पास जाता है। यानी ब्राह्मणों के पास इतना सोना है कि इतना सोना अमेरिका रियासत के पास भी नहीं है। अमेरिकी रियासत से ज़्यादा सोना हिंदू ब्राह्मणों के पास है। हिंदुस्तान की हुकूमत के पास जितना सोना है उससे 10 गुना ज़्यादा सोना इन हिंदू ब्राह्मणों के पास है। जितना पैसा इनके पास है, इंडिया उतना बजट भी नहीं बना सकता कभी। ये ब्राह्मण इतने ताकतवर हैं, इतने ज़्यादा वसाइल हैं इनके पास। तो वो कह रहे हैं कि इनका जो इनकी आगाज़ है, इनकी बुनियाद है, वो ब्राह्मणिज्म है, जहां पे एक ज़ात को दूसरी ज़ात पे फौकियत है और एक ज़ात के पास सारा कंट्रोल है। और उस कंट्रोल के लिए वो अपने मजहबी जज्बात को, तशद्दुद को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं जिससे उनको ज़्यादा पजीराई और ज़्यादा पैसा मिलता है। इसका नज़रिया तशद्दुद, नफरत, दहशत गर्दी पर मबनी है और जमहूरियत का दुश्मन है। ये हिंदुत्व का नज़रिया, हिंदुत्व का नज़रिया के हामी मकासद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं और बदतरीन तशद्दुद करने से भी गुरेज नहीं करते। यानी तलवारें लेकर, डंडे लेकर ये हमला करते हैं। आरएसएस के क़याम के बाद हिंदुत्व बहुत ज़्यादा फैला है। अब ये आ गई वो तंजीम आरएसएस जिसके बारे में बार बार बात होती है। आरएसएस एक दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त नीम फौजी रजाकार तंजीम है जिसकी बुनियाद 1925 में केबी हेडगवार नामी शख्स ने रखी थी। ये जो हेडगवार है ये केश बलीराम हेडगवार इसका नाम है। बेसिकली मैंने इस पर पूरा वीलॉग भी किया हुआ है, पूरी एक वीडियो अगर आप चाहें तो पीछे हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह इस बंदे ने ये तंजीम बनाई और कैसे ये तंजीम कत्लो गारतगिरी करती रही। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को भी इन्होंने मार दिया था। 2020 में आरएसएस के मेंबर्स की तादाद, जो ट्रेंड मेंबर्स हैं, यानी जो फौज की तरह ट्रेंड है, जो लठ चलाना जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। ये 6 लाख से ज़्यादा हो गए थे 2020 तक और अब इनकी तादाद और बढ़ रही है। ये ट्रेड गुंडे हैं और इसकी 60,000 से ज़ायद ब्रांचेज हैं, जिनको ये शाखा कहते हैं अपनी ज़बान में। 60,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। आरएसएस ने अपने नीचे दर्जनों शाखें बना ली हैं, जिनमें ट्रेड यूनियंस भी बनाई हैं, जिनमें ख़वातीन विंग भी बनाए हैं, तलबा विंग भी बनाए हैं, इक़्तिसादी या माशी विंग भी बनाए हैं। इस तरह ये पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर फैलते चले जा रहे हैं। द प्रिंट
जो एक मारूफ हिंदुस्तानी अखबार है, उसके बारे में एक एनालिस्ट ने यहां पे बताया इस कॉन्फ्रेंस में कि उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, और वो रिपोर्ट दिखाई गई, हुक्मरान जमात बीजेपी जो है इस वक्त भारत में जिसकी हुकूमत है, उसके हर 4 में से 3 वजीर आरएसएस के रुकन है। यानी अगर उनके पास टोटल 20 वज़रा हैं तो 20 में से उनके 15 वजीर जो हैं वो आरएसएस के होंगे हर सूरत में। हर 4 में से 3 यानी 75% वज़रा आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं भारत के। और नरेंद्र मोदी जो वजीर आज़म है वो भी आरएसएस से उसका ताल्लुक है। यह मसला यह है कि मोदी के मातहत भारत, बीजेपी और आरएसएस ऐसी तमाम कॉन्फ्रेंसेस समेत दीगर तालीमी मंसूबों से खौफजदा क्यों है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उलमा यानी जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो सहाफ़ियों, कारकुनों ने शिरकत की, जिन्होंने हिंदुत्व की तारीख और तरक्की का जायजा लिया। शुरका ने भारत के अंदर और बाहर आरएसएस के मजालिम को भी बेनकाब किया है। इस कॉन्फ्रेंस में फाशिस्ट नजरिए के तूलो अर्ज की वजाहत और इसकी दीगर सरकर्दा तहरीकों का भी जायजा लिया गया है। यानी इनसे जुड़े और कौन कौन से लोग हैं, ये और क्या, ये तो कब्जा भी करते हैं भारत में, ये तो पैसा भी छीनते हैं, ये तो भत्ता भी लेते हैं, ये हर तरह की 2 नंबरी करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ज्ञान प्रकाश और दूसरे मुकर्रीन ने आलमी हिंदुत्व से बढ़ते हुए मसाइल पर रोशनी डाली, जिसमें इसके स्पीकर जो थे वो ज्ञान प्रकाश थे। ये भी एक हिंदू हैं, इंडियन हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ख़वातीन बिल्कुल महफूज नहीं है। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुत्व की सियासी मईशत और ये किस तरह ज़ात पात का इस्तेहसाल करते हैं, यानी ये करते ये हैं कि पैसा सारा जाएगा ब्राह्मणों के पास और वो उसको रखेंगे और वो उसको खर्च करेंगे। किस किस ज़ात को कितना देना है उनकी मर्जी है, पंडित को क्या देना है, किसको किस तरह उन्होंने नवाजना है, ये सारा चक्कर उन्होंने अपना एक इकोनॉमिक साइकिल बनाया हुआ है। बैंकों को वो चलाते हैं, सिस्टम को वो चलाते हैं, तो वो बड़े तगड़े हैं। फिर उन्होंने कहा किस तरह रेप को सियासत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सब मसाइल पर तफसीली बात, यानी उनके पास एक हथियार है कि हम बलवा करेंगे आपके इलाके में आकर, हम 1000, 2000, 5000 बंदे आएंगे, आपके घरों को तोड़ेंगे, आपकी औरतों को निकाल कर उनका रेप करेंगे। अगर आप इस रेप से बचना चाहते हैं तो सियासत में हमारी मदद कीजिए, जो हम कह रहे हैं वो करें। अब इस लेवल की सियासत इस वक्त इस पूरे रुए ज़मीन पे सिर्फ इंडिया में हो रही है। कहीं तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता दुनिया में यह होने का कि हज़ारों लोग ये धमकी दें कि हम, कोई लीडर आता है वो धमकी देता है कि मेरे 10,000 बंदे आ जाएंगे और आकर घुस जाएंगे तुम्हारे घरों में, तुम्हारी औरतों का रेप करेंगे, उनके साथ जबरन ज़्यादती करेंगे और तुम लोगों के सामने करेंगे। अगर इससे बचना चाहते हो तो फिर हमें पॉलिटिकल फ़ायदा दो, जो सियासी नज़रिया हमारा है उसके साथ चलो। आपकी पूरी कम्युनिटी हमें वोट डालेगी और साबित करेगी कि हमें वोट डाला है। वो खड़े होकर देख रहे होते हैं वोट डाला या नहीं डाला, बदमाश है, उनका कंट्रोल है पूरे भारत के ऊपर। लिहाजा उन्होंने कहा कि रेप को, ये बाकायदा इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, रेप इज़ अ पॉलिटिकल टूल इन इंडिया, कि भारत में रेप या जनाबिल जबर एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन सब मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई है इस कॉन्फ्रेंस में। यह मौजू भी ज़ेर बहस आया कि किस तरह मोदी हुकूमत के मातहत हिंदुत्व ने कोरोना वबा को गलत तरीके से संभाला। यानी मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया कोरोना फैलाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान को कोरोना होता है, वो सब्जियां चाट के लेके आता है ताकि आप वो सब्जियां पकाएं और आपको भी कोरोना हो जाए। पहले तो मुसलमानों को ही मारते रहे, उनका दूध लेने से इनकार, उनकी सब्जियां लेने से इनकार, उनकी दुकान से चीज़ें लेने से इनकार, उनका बाइकआउट करके उनको दीवार के साथ लगा दिया पहले मुसलमान, और उनके घरों तक को आग लगाई। और जब कोरोना फैल गया तो फिर मुसलमानों ने, क्योंकि उनकी मस्जिदें हवादार होती हैं, मस्जिद का डिज़ाइन मुख्तलिफ होता है, तो उन्होंने अपनी मसाजिद को खोला और वहाँ पर उन्होंने कोरोना सेंटर बना दिए मुसलमानों ने। और जो मुसलमान डॉक्टर थे वहाँ पर वो इलाज करते थे। जब अस्पतालों में जगह खत्म हो गई थी इंडिया में, तब हिंदुओं को पता चला कि ये तो मुसलमान हमारे खैर ख्वाह थे, उन्होंने अपनी मसाजिद खोल दी हमारे इलाज के लिए। तो मुसलमानों ने क्या किया और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कोरोना को बड़ा मिस हैंडल किया। उसकी वजह से कोरोना फैला भी बहुत सारी झूठी खबरों का एक ड्रामा रचाया गया ताकि मोदी को नुकसान ना हो, ये नफरत में बदल जाए और अकलियतों के ऊपर ये सारा मामला पड़ जाए। ये बात मैं आपको फिर बताऊं कि ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से सारे मुकर्रीन आए थे और बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे और अपनी फील्ड में तमाम लोग मशहूर लोग थे। इस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली गई किस तरह आरएसएस मोदी के मातहत दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म, इंतहा पसंद, नफरत अंगेज ग्रुप बन चुका है। यह नाजी और अतालवी फौशिज्म नजरिए से मुतासिर है। यह हिंदुस्तान को एक सेकुलर जमहूरी से मजहबी रियासत में तब्दील करना चाहते हैं, जहां मुसलमान, ईसाइयों और दीगर मजहबी अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाए।
ये बातें अगर आप याद करें तो सबसे पहले ये बातें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की थी। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ये आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोदी क्या करता है, आरएसएस क्या करती है, उनके लोग क्या करते हैं, वो किस तरह लोगों को मारते हैं, कैसे जुल्म करते हैं, हर चीज़ उन्होंने डिटेल के साथ बताई है। ये दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, इनमें इंडियंस भी हैं। वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भारत वो नहीं है जिस काम के लिए बना था। आज एक सेकुलर मुल्क नहीं है, एक जमहूरी मुल्क नहीं है, बल्कि भारत की जमहूरियत सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जैसा हिंदुओं को चाहिए वैसा ये मुल्क बन जाता है और वैसा ही रहता है। ये बात सबसे पहले इस दुनिया को 2019 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये फाशिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि इनका रवैया नाजियों जैसा है, ये उनके नज़रिए के ऊपर चल रहे हैं, ये उनके फॉलोअर्स हैं। ये जो सल्यूट करते हैं जिस तरीके से सारे यूं सीने पे हाथ रख के, ये उन्हीं वाला अंदाज है। ये ट्रेन भी वैसे ही होते हैं, ये हथियार भी वैसे ही चलाते हैं। ये उन्हीं की तरह दुनिया में किसी और को इंसान ही नहीं समझते। ये अपने आप को अव्वल दर्जे का इंसान समझते हैं और इस खित्ते के ऊपर कंट्रोल, अपनी अजारादारी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तिब्बत से लेकर नीचे पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है कलर कहार, उसके पास एक कटास राज का एक बहुत बड़ा टेंपल बना हुआ है। वहां पे एक छोटी सी झील है, उसको कहते हैं शिव का आंसू। वो कहते हैं वहां से लेके यहां तक सारा हमें काबू करना है, कंट्रोल करना है। वैसे हलवा तो नहीं है कि वो आएंगे और कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये नजरिए के साथ वो एक बहुत बड़ा खतरा है। और खासतौर पे उस वक्त जब भारत में बार बार न्यूक्लियर हथियारों का मवाद जो है वो लोग स्मगल करते हुए पाए जाते हैं। दर्जनों मरतबा ऐसा हो चुका, मैंने इस पर वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, जो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो भारत को नकेल डाल दिया इमरान खान ने, और वो कर दिया उसके साथ कि अब दुनिया भी उस बारे में बोलना शुरू हो गई है। ये चीज़ ऐसी है कि ना भारत को जल्दी हजम होगी और ना उसको हजम होने दी जाएगी। अब एक ऐसी शुरुआत हो गई है भारत के खिलाफ आलमी सतह पर, जिसका खमियाजा उसे आने वाले सालों में भुगतना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।